पैसिव एज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए यहां सबसे पहले क्या जानना जरूरी है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस चूंकि एक्टिव आयस में दिया रहेगा, उसे पैसिव आयस बनाना है, तो एक्टिव आयस की पहचान आपको आनी चाहिए। टेंस चार्ट, तो एक्टिव आयस में क्या लगता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानेंगे, कौन सा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसके लिए जानना है आपको कि इसकी पहचान होगी, ठीक है, कि पहचान डाल दीजिए इसमें। पहचान क्या होगी, तो इसमें नंबर 1 पहचान होती है कि इस टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा रहता है। हाँ, यानी ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है तो आप समझ जाएंगे कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरी पहचान ये होगी कि जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है, क्या नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा तो इसमें डीड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। ये इसकी ये 2 पहचान है, यानी इसको देख करके आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये 2 बात आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है, कि यदि वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हो या डीड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हो तो वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। अब इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तब क्या करना है, तो ये आपको अब लिखना होगा रूल, ठीक है। यानी आपको ये जानना होगा कि पैसिव वॉइस जब भी बनेगा तो इसमें एक अफर्मेटिव का रूल बनेगा। अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चला था वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस का चलेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज क्या हो जाता है, तो जैसे उसमें ईज एम आर था वैसे इसमें क्या होगा, वाज या वर होगा। तो यहां हो जाएगा वाज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये वर्ब थर्ड हर टेंस में लगता है पैसिव वॉइस में। जब भी आप पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रत्येक टेंस में लगता है। एक्टिव वॉइस में ये बदलता रहता है, पैसिव वॉइस में ये प्रत्येक टेंस में थर्ड फॉर्म ही रहता है, ठीक ना। तो ये हो गया वाज या वर के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद हो जाएगा बाय, फिर उसके बाद सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। इतनी बात समझ में आ गई सबको। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लिखें तो ही हेल्प्ड मी, है कि नहीं है। अब देखिए ये हेल्प्ड क्या है, वर्ब का। यहां एक बात आप ध्यान में रखिए कि हेल्प्ड थर्ड फॉर्म भी होता है, क्या। तो अब ऐसे कैसे कह देंगे कि ये सेकेंड फॉर्म है, भाई हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, तो ये हेल्प्ड थर्ड फॉर्म भी तो हो सकता है। तो आप कैसे जानेंगे कि ये सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि इसमें वो नहीं लगा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है। ये बात हमेशा आप दिमाग में रखिए कि जब कभी हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखा होगा, ठीक है, तो वो हमेशा वर्ब थर्ड ही माना जाएगा। और बिना हेल्पिंग वर्ब का है तो वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म माना जाएगा। यानी ये हेल्प जो है वो सेकेंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन यहाँ किस फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म की थर्ड फॉर्म। तो ये सेकेंड फॉर्म में है, क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक ना। ईडी वाले में ज्यादा समस्या होती है, जो वर्ब ईडी से बनते हैं वो सेकेंड में भी वही होते हैं, थर्ड में भी वही होते हैं। तो इसको क्लियर करने के लिए ये बात आपको समझ लेनी है कि जब ये हेल्पिंग वर्ब के साथ होंगे तभी थर्ड फॉर्म होंगे, नहीं तो ये सेकेंड फॉर्म में, ठीक। तब अब आप इसको मान लिए ये हो गया आपका कि ये वर्ब सेकेंड है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अब हमको पैसिव वॉइस बनाना है तो पहले ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है हमको, ऑब्जेक्ट जो है अंग्रेजी में व्हाट या हुम से प्रश्न पूछने पर मिलता है। व्हाट यानी क्या और हुम यानी किसको। ये हो गया है आपका ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए। तो ऑब्जेक्ट ढूंढिए, तो यदि आप हिंदी निकाल लेंगे इसकी तो आपको पता चलेगा कि वो उसने मेरी मदद की। तो
ये क्या, या किसने मेरी मदद, या हाँ नहीं, उसने मेरी मदद की, तो उसने किसकी मदद की, किसको मदद किया भाई, ठीक है। तो किसको के लिए मी मिला ऑब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम पहले लेंगे। और यहां लिखा है कि ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट, का मतलब क्या है कि हम यहां खोजते तो ऑब्जेक्ट हैं लेकिन लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाएगा। इसका चार्ट दिया था, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, इजी हुआ। फिर उसके बाद क्या लिखना है हमको, वाज या वर लिखना है ना, तो वाज लिखें कि वर लिखें, तो आई के साथ क्या लगता है, वाज, इतना तो आपको पता है। तो ये हो गया है आपका वाज, आई वाज। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आपको पता है कि ये जो सेकेंड फॉर्म है यही थर्ड फॉर्म भी होता है। हेल्प का हेल्प्ड, हेल्प्ड, तो वाज के साथ हेल्प्ड। अब ये थर्ड फॉर्म हो गया, देखो यहीं पर कि वही हेल्प्ड जो ऊपर है वो सेकेंड फॉर्म में है, और यहां लिख दिया तो थर्ड फॉर्म क्यों हो गया, क्योंकि देखो यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब आ गई है, टू बी की क्रिया ना। उसके बाद क्या होगा, बाय लगाएंगे, और ही को, अब देखो यहाँ सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको ध्यान से समझिए, यही सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या था यहाँ पर, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, ठीक ना। यानी ये आपका सेंटेंस बन गया, आई वाज हेल्प्ड बाय हिम। क्लियर हो गई। चलिए दूसरा रूल नेगेटिव सेंटेंस का। अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें ध्यान दो कि नेगेटिव सेंटेंस इसमें दो तरह का बनता है, एक तो नहीं वाला और एक होता है कभी नहीं वाला ना। इसमें दो रूल बनेंगे, एक कभी नहीं वाला, और बता रहा हूं, नॉट वाले वाक्यों में क्या होता है, और दूसरा होता है नेवर वाले में। तो नॉट यानी नहीं जब होता है, और नेवर यानी कभी नहीं होता है। तो नॉट का रूल होता है कि इसमें जो है क्या कहते हैं, डिड का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दोगे उसमें, तो उसमें डिड लगता है। पैसिव वॉइस में एक ही होता है, केवल एक्टिव वॉइस में ध्यान देना है कि एक्टिव वॉइस में जब नॉट लगता है तो उसमें डिड के साथ वर्ब फर्स्ट हो जाता है, लेकिन जब नेवर लगता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। नेवर और हु वाले वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, वहां सेकेंड फॉर्म लगता है, ठीक है। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो इसमें दोनों एक ही होता है, यानी पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे वाज या वर, फिर क्या होगा, नॉट या नेवर, फिर क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या होगा, बाय, फिर सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, ठीक है। यहां ये जो नेवर और नॉट की बात हो रही है, ये एक्टिव वॉइस में अलग अलग रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं अभी दे रहा हूं, जैसे ये लिखना हो, सी डिड नॉट गिव मी हर पेन, उसने मुझे अपनी पेन नहीं दी, ठीक है। आई नेवर स्कोल्डेड